नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमने आधारभूत जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही हमने उसमें अनुपातों की तुलना करनी भी बहुत ही सरल तरीके से सीखी थी और उसके साथ ही हमने प्रश्नावली 3.1 के पहला जो प्रश्न था जिसमें हमने जो दो समीकरण युग्म जो दिए हुए थे उनको हमने ग्राफीय विधि से हल करना भी बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। तो जो साथी पिछले वीडियो से वंचित हो गए हैं या इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कक्षा 10 से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे और उनका जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.1 के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो प्रश्नावली 3.1 के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये दिया गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ये हमें चेक करनी है कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल हल नहीं करना है, केवल हमें इनमें अनुपातों की ही तुलना करनी है। तो जो साथी पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, समझा है, उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि हम अनुपातों की तुलना किस तरह से कर सकते हैं और बिना हम उस पूरे प्रश्न को सॉल्व किए ये बता सकते हैं कि ये रेखा किस तरह की होगी, समपाती रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। ठीक है, तो जो साथी पहली बार जुड़े हैं उनको हम थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अनुपातों की जब तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर a1/a2 इसका अनुपात अगर b1/b2 के बराबर अगर नहीं हो, ठीक है, सबसे पहले तो यही शर्त होगी कि अगर a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का अनुपात अगर बराबर नहीं आता है तो ये जो रेखा बनेगी कैसी बनेगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है, और अगर दूसरी कंडीशन ये है अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों ही अनुपात हमें बराबर मिल जाए तो ये जो रेखा होगी वो कैसी होगी? समपाती रेखा है। ठीक है, और तीसरी जो कंडीशन है अगर हमें a1/a2 और b1/b2 इन दोनों की तो मान जो है हमें समान मिल जाए लेकिन c1/c2 की वैल्यू अलग मिले तो वो जो रेखा होगी वो कैसी होगी? समांतर रेखा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इनकी तुलना कैसे करनी है ताकि उससे हमें जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि ये जो रैखिक युग्म जो दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़े। यानी दो समीकरण साथ में दिए हुए हैं, यहाँ पर भी दो दिए हुए हैं, यहाँ पर भी दो समीकरण दिए हुए हैं और यहाँ पर भी दो समीकरण दिए हुए हैं। तो इनसे हम तुलना करके ज्ञात करेंगे कि ये रेखा किस तरह की है। चलिए, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो इसका जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हम सबसे पहले तो ये देखें कि a1, b1 और c1 ये क्या चीज़ है। इसी तरह से a2, b2 और c2 क्या है, वैसे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, फिर भी आप एक बार पुनः देख लीजिए। तो x के आगे जो संख्या लिखी है वो तो है पहले समीकरण की जो आगे संख्या वो तो है a1। a1 की तो x का गुणांक जो है 5, वो क्या हो जाएगा a1। b1 कौन सा होगा? जो y का गुणांक है वो हो जाएगा b1, यानी यहाँ पर कितना है? -4। और c1 कौन सा होगा? 8। ठीक है, इसी तरह से इसी प्रश्न में हम a2 देखें तो a2 यहाँ पर दिया हुआ है 7, b2 कितना दिया हुआ है? y का गुणांक 6 और c2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -9। ठीक है, तो ये हम लिखने के बाद अब हम इनकी तुलना करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं a1/a2 को। इसका मान हमें क्या मिलता है? तो a1 कितना है? 5 और a2 है 7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें, वैसे सॉल्व होगा नहीं तो यही छोड़ेंगे। इसी तरह से हम b1 और b2 का मान ज्ञात करते हैं, b1/b2। इसकी तुलना करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा? b1 है -4 और b2 कितना है? 6। दोनों 2 से ही कट सकते हैं, कितना हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी ये आंसर आ गया -2/3। तो यहाँ हम सीधा ही दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 दोनों के जो मान है वो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, यानी a1/a2 और b1/b2 का जो अनुपात है वो दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके तीनों ही मान अगर बराबर आ जाते हैं तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समपाती रेखा है। और अगर आपके a1/a2 और b1/b2 इन दोनों के मान तो समान आ जाए
लेकिन C1 बट्टा C2 का मान अगर बराबर नहीं आता है तो आप क्या लिखेंगे, ये कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा है। तो इसके जो तीसरा जो प्रश्न है उसको आप इसी तरह से सॉल्व करें, क्योंकि हम सॉल्व करके अनावश्यक वीडियो को बड़ा नहीं बनाएंगे। तो आप अभ्यास कीजिए, फिर भी आपको अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है तीसरा, उसमें ये लिखा गया है अनुपातों A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो पिछले प्रश्नों में तो हमें ये देखना था कि वो किस तरह की रेखाएं बनेगी, वो हमें ज्ञात करनी थी, और इसमें भी हमें तुलना वो की वही करनी जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी की है। और इसमें हमें तुलना करके ये ज्ञात करना है कि इसके जो हल होंगे वो संगत है या असंगत है। संगत और असंगत समीकरणों से ये पता चलेगा हमें कि अगर उस समीकरणों के अगर हल संभव है तो वो समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। और अगर उन एक्स और वाई के हम हल अगर नहीं ज्ञात कर सकते तो ऐसा जो समीकरण है जिनके कोई हल नहीं होंगे तो वो असंगत कहलाएंगे समीकरण। ठीक है, तो हम कैसे पता चलेंगे, वही हमें तुलना करके पता चलेगा। जैसे हम A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 का मान अगर बराबर नहीं आता है तो अगर रेखाओं के हिसाब से देखें तो हमें ये ज्ञात हुआ था कि ये कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। लेकिन प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के भी हल तो संभव है, कम से कम हमें अद्वितीय हल जरूर मिलता है। तो ये जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, संगत समीकरण होगा। अगर आपके A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 का मान अगर बराबर नहीं आता है तो भी वो कैसे होंगे, समीकरण कैसे होंगे, संगत। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन हमने पहले भी देखी थी कि अगर A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 ये तीनों के ही मान अगर बराबर आ जाए तो क्या होगा, कौन सी रेखा होती है, संपाती रेखा है। और संपाती रेखा है तो उनमें भी आपको अनेक हल मिलेंगे, तो ये भी कैसे समीकरण होंगे, संगत समीकरण। ठीक है, और तीसरी जो कंडीशन थी जो हमने चर्चा की थी कि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 इन दोनों के मान तो अगर हमें समान मिले, लेकिन C1 अपॉन C2 का मान अगर हमें बराबर नहीं मिलता है तो इसका अर्थ ये हुआ, ये जो रेखाएं मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हमें समांतर रेखाएं मिलेगी। और समांतर रेखाओं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है तो हमें इनके कोई हल नहीं प्राप्त होंगे, न तो x का हल प्राप्त होगा न y का मान हमें प्राप्त होगा। तो ऐसा जो समीकरण है वो कैसे होंगे, असंगत समीकरण। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। वैसे ये प्रश्न बिल्कुल दूसरे के ही तरह है, लेकिन मैं इसको इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि इसमें देखिए कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं जो बिल्कुल, कुछ तो ऐसे जो बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है जैसे 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण उसके साथ में दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, तो पहला काम तो हमको ये करना है कि आपको ये समीकरण जो दिए हुए हैं, जैसे पहला प्रश्न है उसको अपन एक बार ले लेते हैं। जैसे पहला समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो पहला काम इसमें आपको ये करना है कि हमें इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप कौन सा होता है, जहाँ पर पहले ax होता है, फिर dy होता है और प्लस c। c जो तीसरी जो संख्या जो लिखी हुई अचर मान है वो भी हमें पक्षांतर करके पहले एक तरफ लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y, इस 5 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ प्लस के 5 है, तो यहाँ कैसे हो जाएंगे, माइनस के 5। ठीक है, तो ये समीकरण हमें पूरा मिल जाएगा। और दूसरा जो समीकरण है उसको भी हम इसी तरह से चेंज करेंगे। तो 2x माइनस 3y, 7 का पक्षांतर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो ये पक्षांतर करने के बाद अब हमें A1, B1 और C1 भी मिल जाएंगे, A2, B2 और C2 ये तीनों भी हमें आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले तो A1 अपॉन A2 ज्ञात करना है। तो A1 कितना है, 3 और A2 कितना है, 2। तो इसका आंसर तो हमें मिलेगा 3 बट्टा 2। ठीक है, इसी तरह से B1 और B2 को ज्ञात करें, इनका अनुपात करें तो B1 तो कितना है, प्लस के 2 और B2 कितना है, माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए 3 बटा 2 मिल रहा है और यहाँ पर हमें मिल रहा है माइनस का 2 बटा 3। तो दोनों ही मान बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर A1, A2 और B1, B2 का मान बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये कैसे समीकरण होंगे, संगत समीकरण। ठीक है, यानी बहुत ही सरल तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका दूसरा जो प्रश्न है वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसी के जैसा है, तो इसको हम बोर्ड पे करने की वजह से मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है। तीसरे प्रश्न को अपन जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें जो संख्या जो दी हुई है वो भिन्न के रूप में दी हुई है। तीसरा जो प्रश्न दिया वो ये दिया हुआ है कि 3 बट्टा 2x प्लस 5 बट्टा 3y और 7 का भी पक्षांतर को 7 में ही कर लेते हैं, तो माइनस 7 बराबर 0। ये तो हो गया पहला समीकरण। और दूसरा जो समीकरण दिया वो तो सिंपल सा ही दिया हुआ है, 9x माइनस 10y
और 14 का अपन पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -14, ठीक है, बराबर 0। तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तब यहाँ पर a1 तो कौन सा होगा, आप कहीं भी कंफ्यूज में नहीं पड़े कि a1 की जगह मुझे 3 लिखना है या केवल 2 लिखना है, बिल्कुल नहीं। जो इसका गुणांक है वो पूरा ही हम जो होगा वो क्या हो जाएगा a1, और a2 कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से b1 हो जाएगा 5/3 और b2 हो जाएगा -10, c1 हो जाएगा -7 और c2 हो जाएंगे -14, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे हल करेंगे वो आप थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम a1/a2 इसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो a1 कितना दिया हुआ है 3/2। अब उसके नीचे हमें देखिए बट्टा में a2 लिखना है, तो a2 का मान कितना है 9। तो अगर हम चाहे तो इसके नीचे आप बट्टा में 9 लिखिए, या दूसरा तरीका इससे बढ़िया ये है a1/a2 का मतलब क्या है a1 में a2 का भाग देना। तो हम सिंपल सा जो 9 जो है उसको आप आगे भाग में लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आप जल्दी से इसको समझ भी पाएंगे और आसानी से अपन कर भी पाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, बट्टा 1 लिख देते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो क्या हो जाएगा 3/2। भिन्नों में हम जानते हैं भाग की क्रिया तो नहीं होती है, तो इसका गुणांक बदल दीजिए और इसको हम कर देंगे व्युत्क्रम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/9। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिलेगा 1 × 1, 3 × 2 = 6। तो a1/a2 का जो हमें अनुपात मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमें 1/6। अब हम इसी तरह से b1 और b2 इसका अनुपात भी ज्ञात करते हैं। तो b1 तो कितना है 5/3 और b2 का मान है -10। तो हम भाग में लिख देते हैं -10 बट्टा कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए उसी तरह से, 5/3 भाग को बदल दिया हमने गुणा में और ये हो जाएगा -1/10, ठीक है। यहाँ पर भी हम कट कर दिए 5 × 5, 5 × 10। हमें आंसर क्या मिल गया 1 × 1, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों जगह आंसर तो हमें सेम मिले हैं। यहाँ पर भी क्या मिला हमें 1/6 और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है हमें 1/6। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें ये तो हमें प्लस के 1/6 मिल रहे हैं और यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या मिल रही है हमें 1/6। तो ये दोनों ही संख्या बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि a1/a2 और b1/b2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर बराबर नहीं आ रही है। तो ये कैसे समीकरण होंगे, दोनों संगत समीकरण होंगे, ठीक है। तो चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका चौथा जो प्रश्न है 5x - 3y = 11 दिया हुआ है और -10x + 6y = -22 दिए हुए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से आपको पक्षांतर करना है, a, b और c का मान लिखना है और हम तुलना करेंगे तो आप आसानी से इनके संगत या असंगत की पहचान कर सकते हैं। इसी के पांचवें प्रश्न की तरफ हम जाएं तो पांचवा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें 4/3 + 2y लिखा हुआ है, इधर 2 + 3y = 12 लिखा हुआ है। ये प्रश्न बिल्कुल तीसरे की ही तरह, जैसा हमने तीसरे प्रश्न में इनको हल किया है, तुलना की है, उसी तरह से आप इस पांचवें प्रश्न की भी तुलना करेंगे तो आप आसानी से इसके आंसर निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि ये संगत होगा या असंगत। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत/असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों में पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये समीकरण जो युग्म जो दिए हुए हैं वो संगत है या असंगत, ठीक है। और अगर वो संगत होंगे तभी हम उनको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से इसमें से संगत है या असंगत है। तो जैसा हमने तीसरे प्रश्न में किया था वैसा ही हम चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो पहला जो प्रश्न है उसको अपन चेक करते हैं कि क्या ये संगत है या असंगत है, ठीक है। तो इसको लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला जो प्रश्न है उसमें हम देखेंगे a1 और a2 का अनुपात क्या है। इसमें a1 तो कितना है 1 और a2 कितना है इसमें दिया हुआ है 2, ठीक है। तो ये जो इसका अनुपात तो आ गया 1/2। उसके बाद में b1 और b2 इसका अनुपात हम देखते हैं। b1 कितना है, b1 भी दिया हुआ है 1 और b2 कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। तो हमें c1 और c2 को भी चेक करना पड़ेगा कि उसके आंसर क्या आते हैं। तो c1 कितना हो जाएगा, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो +5 के क्या हो जाएंगे -5। तो c1 तो हो जाएगा -5 और c2 कितने हो जाएंगे 10 है, 10 का भी पक्षांतर करेंगे तो कितने हो जाएंगे -10, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो तीनों ही हमें आंसर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के ही मान हमें बराबर मिल रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा, ये कौन सी होगी, समपाती रेखा होगी और ये होगा क्या, संगत होगा। तो ये पहला जो प्रश्न है वो तो बिल्कुल दिया हुआ है संगत, ठीक है।
जब ये संगत दिया हुआ है तो हम इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करते हैं, उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न को भी बाद में हम चेक करेंगे या तीसरे और चौथे को भी बाद में चेक करेंगे, पहले एक प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। तो ये हमने चेक तो कर लिया कि ये समीकरण कैसे है, युग्म में जो दिए हुआ कैसे है, संगत। ठीक है, अब संगत है इसको अपन ग्राफीय विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से ग्राफीय विधि से प्रश्न को हल करना अपन ने सीखा था, और उस प्रश्न में तो यहाँ पर तो हमारे दोनों समीकरण युग्म दिए हुए हैं, उसमें तो हमने समीकरण युग्म बनाए थे, उसके बाद में उसको हल किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो एक बार आपसे पुनः निवेदन कर दूं, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। उसमें बहुत ही मैंने सरल तरीके से आपको ग्राफीय विधि से किस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं वो उसमें सिखाया हुआ था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो पहला जो समीकरण दिया वो तो दिया हुआ है x + y = 5, और दूसरा समीकरण क्या है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो पहले तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो चर पद है उसका अपन करेंगे पक्षांतर। तो y बराबर हो गया 5, x का हमने पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा -x। ठीक है, अब हम इसमें x की और y की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमें एक टेबल प्राप्त होगी, और टेबल होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उससे हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है x, दूसरा क्या हो जाए पर y। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x की जगह हम वैल्यू रखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने x की जगह रखा 1, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर x की जगह हम 2 रखें तो क्या होगा, 5 में से 2 कम कर दिए तो कितने बच जाएंगे 3, और अगर हम x की जगह 3 रखें तो 5 में से 3 गए, पीछे कितने बचे 2। तो ये तो हो गई ये इसके लिए टेबल। अब इसी तरह से हम दूसरी टेबल इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या है, यहाँ पर भी पक्षांतर करते हैं, x का पक्षांतर कर दीजिए। तो 2y बराबर कितने हो गए 10, और 2x का पक्षांतर कर दिया हो गए -2x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भी पक्षांतर कर दीजिए, 10 - 2x 2 गुणा में है तो यहाँ चले जाएंगे भाग में। अब इसके हम बनाते हैं टेबल। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी किया है और इस समीकरण को भी हल करने में हमने किया है। तो अब यहाँ पर हमें मान x के, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको यहाँ पर x की वो वैल्यू रखनी है जिससे हमें इस पूरे का आंसर पूर्णांक में मिलना चाहिए। ठीक है, यानी भिन्न में मिलेगा तो हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी, तो आप वही मान रखें जिससे हमें इसके पूर्णांक में मान मिले, चाहे प्लस में या माइनस में कुछ भी हो सकता है वो चलेगा, लेकिन भिन्न रूप में नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम 1 रख के इसको देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिल सकता है। तो x की जगह हम अगर 1 रखें तो यहाँ 1 रखने, 1 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएंगे 2, 10 में से 2 कम कर दिए, कितने बच गए 8। अब 8 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 4, यानी पूरा आंसर मिल रहा है। यानी x की जगह अगर हम 1 रख रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 4। ठीक है, अब अगर x की जगह 2 रखें तो देखिए 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो जाएंगे 4, 10 में से हमने 4 कम कर दिए, कितने हो गए 6। देखिए इसको वापस समझिए, आप इसको रफ में इस तरह से हल भी कर सकते हैं। देखिए 10 - 2, x की जगह हम वैल्यू जैसे मैं 2 रख रहा हूँ तो इसका मान कैसे ज्ञात होगा, 10 - 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 4, और 10 में से 4 कम कर दिए, कितने बच गए हमारे पास 6, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो हमें 3 मिल जाएंगे। ठीक है, यानी हम जब 2 x की जगह हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं तो हमें y का मान कितना मिल जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से अब हम अगर x की जगह 3 रखें तो कितने हो जाएंगे, 3 का 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 हो गए, 10 में से 6 माइनस कर दिए, कितने बच गए 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2, यानी x की वैल्यू हमने कितने रखी थी 3। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गए। दोनों ही टेबल देखिए आप बिल्कुल ही समान रूप से मिली है। जो यहाँ पर हमें x और y की जो वैल्यू मिली है वो की वो हमें वैल्यू यहाँ पर मिली है। इसका हमने ये जो अपने जो संगत और असंगत हमने जब चेक किया था उसमें भी हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों की ही जब तुलना की थी, आपको याद हो तो तीनों के ही मान बराबर आए थे। इस दोनों रेखा जो बनी थी वो कैसे बनी थी, समपाती रेखा है, और ये समपाती होने के कारण दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो जब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा समपाती रेखा ये कैसे बनेगी। तो अब हम इसको ग्राफ पे निरूपण करते हैं। इसका पहला जो समीकरण, उसके हमें जो आंसर मिले थे, क्या मिला था हमें, पहला जो बिंदु मिला था वो मिला है x बराबर 1 और y बराबर 4। तो पहला बिंदु हम सबसे पहले बनाते हैं। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो x की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1। ठीक है, यानी ग्राफ जो बनाए तो आप यह सारा काम करना जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया, तो सारी चीज़ों को वापस अपन रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो x है इस पर हमें x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो हो गया x बराबर 1, और y की वैल्यू कितनी है 4। तो y की वैल्यू जो है वो हमें देखनी है 4 कहाँ पर होंगी, कहाँ पर दोनों ही रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जैसे 4 की वैल्यू ये है, दोनों जो है, तो हमें जो बिंदु मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये तो पहला बिंदु मिल गया। अब दूसरा जो बिंदु है
उसके जो निर्देशांक है वो क्या होने चाहिए, x बराबर 2 और y बराबर होना चाहिए 3। तो x बराबर 2 तो ये बिंदु है और y बराबर 3 जो है वो कौन सा है, ये बिंदु। तो ये जो दोनों जो है रेखाएं जो है ग्राफ में आपकी जो दी हुई है, उन रेखाओं ग्राफ में जब आप ये प्रश्नों को करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब तीसरा जो बिंदु है वो है x बराबर 3 और y बराबर 2। तो x बराबर तो 3 कौन सा बिंदु है, ये वाला, और y बराबर 2 जो होगा वो कौन सा होगा, ये। यानी ये जो दोनों रेखाएं जो है आपस में कहाँ प्रतिशत करेगी, इस बिंदु पर। तो इस तरह से हमें ये 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर स्केल रख के आप इसको आप सीधा मिलाएंगे तो आपको ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये मैं हाथ से कर रहा हूँ इसलिए आप थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आप जब स्केल से करेंगे तो आपको बिल्कुल ही सीधी रेखा ये प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक सीधी रेखा है। तो ये कौन सा समीकरण है, ये पहला समीकरण है। इस रेखा के ऊपर आप समीकरण का भी नाम लिख दीजिए, x + y बराबर 5। तो ये तो हो गया पहले समीकरण का आंसर। अब आप दूसरे समीकरण की तरफ जाए तो दूसरे समीकरण का भी पहला जो बिंदु है वो 1 और 4 है। कौन सा है, यही x बराबर 1 और y बराबर 4, यही बिंदु है। इसी तरह से दूसरा बिंदु है 2 और 3, वो भी यही बिंदु है, 2 और 3 वाला, और 3 और 2 वाला भी यही बिंदु है। तीनों वही बिंदु होंगे तो हमें यही रेखा वापस प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है, आप इसी रेखा पर इस तरह से पुनः 3 के निशान कर दीजिए। उससे ये ज्ञात होगा कि जो दो रेखाएं जो हैं यहाँ पर रेखाएं ये कितनी, एक न होकर कितनी रेखाएं, ये 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे को आच्छादित कर रही हैं, इसलिए इनको कहते हैं समपाती रेखाएं। यानी इनके सारे ही मान समान मिलेंगे, इसलिए जो ग्राफ जो बनेगा हमें इस तरह का प्राप्त होगा। और दूसरा जो समीकरण है वो भी आप यहाँ लिख दीजिए, 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, इससे ये ज्ञात होगा कि यहाँ पर 2 रेखाएं बनी हुई है। तो इस तरह से आप पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसी के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x - y बराबर 8। यानी समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित करें तो x - y - 8 बराबर 0, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x - 3y, 16 का भी पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -16 बराबर 0। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम निकालते हैं a1 बट्टा a2, इनका अनुपात ज्ञात करें। तो a1 तो कितना है, x का गुणा क्या 1 दिया हुआ तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ x का गुणा कितना है 3। तो a1 बट्टा a2 तो हमें मिल गया 1 बट्टा 3। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं b1 बट्टा b2। b1 कितना है यहाँ पर -1 और b2 दिया हुआ है -3। ठीक है, यहाँ पर माइनस से माइनस हम कट कर देते हैं तो कितना हो गया, हमें यहाँ पर भी 1/3 मिल गया। अब हम चेक करते हैं c1 बट्टा c2 को। ठीक है, तो c1 यहाँ कितना दिया हुआ है 8 और c2 दिया हुआ है 16। तो यहाँ हम 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमें जो आंसर मिले हैं वो क्या मिल रहे हैं, 1/2, यानी अनुपात जो मिल रहा है वही। यानी यहाँ पर हमारी कंडीशन ये बन रही है कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2, इन दोनों के अनुपात की जो तुलना की तो ये दोनों तो हमारे आंसर समान मिल रहे हैं 1/3, और लेकिन c1 बट्टा c2 के जो आंसर है वो हमें अलग मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कौन सी कंडीशन बनेगी, जब ये a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 का मान तो बराबर हो, लेकिन c1 बट्टा c2 का मान अगर बराबर नहीं होता है तो ये कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा होगी तो उसका हमें कोई हल नहीं मिलेगा। ये जो समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, असंगत समीकरण होंगे। ठीक है, और जब ये असंगत है तो ऐसे प्रश्नों को हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का ग्राफिक विधि से हम हल नहीं कर सकते। तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है इसमें हमें समीकरण तो वैसे सही दिया हुआ है बिल्कुल, 2x + y - 6 बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हम तुलना करें a1 बट्टा a2 की। ठीक है, तो a1 तो कितना हो गया 2 और a2 कितना हो गया 4। इसकी तुलना की तो हमने कितना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका आंसर तो मिल गया हमें 1/2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं b1 बट्टा b2 को। तो b1 तो कितना है, y का गुणांक है +1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर y का गुणांक कितना है -2, तो हमें आंसर मिल गए -1/2। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही मान हमें बराबर नहीं मिले। इसका कंडीशन ये बन रही है कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है। ठीक है, जब आपके a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर अगर नहीं हो तो आपको c1 बट्टा c2 को जांच करने की आवश्यकता वैसे नहीं है। अगर आप कर भी देंगे तो भी आपके गलत नहीं होगा, लेकिन यहीं से हमें मालूम पड़ रहा है कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है। इसका अर्थ कैसे होंगे, समीकरण तो संगत होगा। तो हम जब ये समीकरण संगत है तो हम इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो पहला जो समीकरण दिया हुआ है 2x + y -
6 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस चर पद का पक्षांतर कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 0 माइनस 6 का जो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के 6, यानी हमें जो समीकरण मिला वो क्या मिल गया है 2x प्लस वाई बराबर 6। अब क्या करेंगे हम 2x का भी आप पक्षांतर कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा y बराबर 6 प्लस के 2x है, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 2x। ठीक है, तो पहला समीकरण तो हमें इस तरह से व्यवस्थित हो गया। तो यहाँ से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम टेबल बना के वैल्यू रखते हैं, तो हमें देखते हैं कि x और y के हमें क्या आंसर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम x के लिए क्या रखेंगे भाई 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो जाएंगे 2, और 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 4। ये तो हम जब x की वैल्यू 1 रखी, अगर x की वैल्यू हम 2 रखें तो क्या होगा, 2 का गुणा 2 से कर दिया, 2 दूनी 4 हो गए, 6 में से 4 कम हो गए, यानी कितने बच गए 2। ठीक है, और जब x की जगह हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 6 में से 6 जब माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा 0। तो ये तो पहला समीकरण को अपने हल कर लिया, उसके मान ज्ञात कर लिए। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण को भी हल करें। दूसरा जो समीकरण वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर अब जो पक्षांतर करना है, वैसे पिछले प्रश्न में हमने क्या किया है, x का ही पक्षांतर किया है, लेकिन ये कहीं भी आवश्यक नहीं है कि आपको x का ही पक्षांतर करना है। आप देखिए ज़्यादा अच्छा आपके ये रहेगा कि आपको जो संख्या माइनस में दिखे आप उसका पक्षांतर कर दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा सिंपल होगा। आपको ज़्यादा माइनस वाले प्रश्नों में दिक्कत उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रश्न आपको थोड़ा सिंपल हो जाए। पहला काम तो क्या करेंगे, जो अचर पद है उसका हम पक्षांतर कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 4x माइनस 2y बराबर 0, माइनस 4 का पक्षांतर कर दिया, क्या हो गया प्लस के 4। अब हमारे पास जो रह गए वो रह गए है 4x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब हम यहाँ चाहे 4x का पक्षांतर करें तो भी चलेगा, अगर मैं माइनस 2y का पक्षांतर करूँ तो भी चलेगा। तो ज़्यादा सिंपल जो रहेगा वो आप ये रहेगा, इस माइनस वाले का ही पक्षांतर करें। तो यहाँ क्या बचेगा, 4x बराबर 4 माइनस 2y का पक्षांतर के अंदर क्या हो जाएंगे, प्लस के 2y मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस 4 का हम पक्षांतर जब करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y बट्टा 4। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ टेबल बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप y का पक्षांतर करते हैं, क्योंकि अधिकांश तो मैं x का ही पक्षांतर करने की सलाह देता हूँ। तो क्योंकि जल्दबाजी में कई बार क्या होता है, हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। क्योंकि गलत होने का कारण ये होता है कि हर समय तो अपन क्या करते हैं, x की जगह वैल्यू रख रहे हैं, और यहाँ जब y इधर है तो हमें y की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो हम y की वैल्यू रखेंगे, लेकिन लिखने में हम कई बार क्या होता है जल्दबाजी में ये कर लेते हैं, y की जगह जैसे मान लो मैंने 1 रखा, और हमें जो आंसर मिलेगा उससे हम ऊपर लिख के देखेंगे तो क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो y की जगह जब मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण जो है वो क्या है 4 प्लस 2y बट्टा 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो y की जगह 1 रख के देखते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है। ठीक है, तो मैंने देखिए 4 प्लस कितना हो गया 2 एकम 2 बट्टा है 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो 6 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 1 से तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है। तो मैंने पहले भी कहा है हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमें इसका पूरा पूरा आंसर मिल सके। तो हम y की जगह 1 रखने से तो हमें देखिए आंसर नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं। 1 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 2, 4 में 2 जोड़ दिए हम, कितने हो गए 6। 6 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता, तो हम y की जगह 2 रख के देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो y की जगह अगर 2 रखें तो 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 4। 4 में हमने 4 जोड़ दिए, कितने हो गए 8। 8 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि y की जगह हम अगर 2 रखें, अब देखिए यहाँ पर लिखने में जो कई बार समस्या क्या होती है, क्योंकि y की हम वैल्यू रख रहे हैं और कई बार जल्दबाजी में हम यहाँ x की जगह रख देते कि हमने ये मान रखा, और जो आंसर आता है वो हम यहाँ रख देते, तो फिर हमारी समस्या हो जाती है, हमारे गलत हो जाता है। तो जब आप y का अगर पक्षांतर करें तो ध्यान रखें कि y की जो वैल्यू है तो आप पहले y में रखेंगे। जैसे y की वैल्यू कितनी मिली, हमने 2 रखी, तो हमें x से जो आंसर मिलेंगे वो आंसर हमें यहाँ ऊपर लिखने हैं। तो अगर हम y की जगह 2 रखा था तो हमें क्या ज्ञात हुआ था, वापस देखें, 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए तो 4। 4 में 4 जोड़ दिए, कितने हो गए 8, और 8 में जब 4 का भाग देंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 2। ठीक है, ये तो हमें पहला आंसर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y की जगह 3 रख के देखिए, अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, और 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10। लेकिन वो 4 से पूरी बार विभाजित नहीं होगा, तो हम अगली संख्या लेते हैं, कितने 4। y की जगह हम 4 रखें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 4 दूनी 8। 8 में 4 जोड़ दिए हो जाएंगे 12, और 12 जो है 4 से विभाजित कितनी बार जाएगा 3 बार,
यानी इसका अर्थ ये हुआ कि y की जगह अगर हम 4 रखें तो हमें आंसर जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 3। ठीक है, अब इसी तरह से y की जगह जब 5 हम रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिल सकता है। देखिए y की जगह अगर 5 रखेंगे तो 5 का 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी कितने हो गए 10, 10 और 4 कितने हो रहे 14, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो y की जगह 6 रख के देखेंगे। ठीक है, तो y की जगह 6 मैंने रखा तो वो 6 दूनी हो गए 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 को हमने 4 से विभाजित किया तो कितनी बार जाएगा, तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी हमें 4। तो इस तरह से हमें दोनों ही टेबल मिल चुकी है और इस दोनों टेबलों के द्वारा ग्राफ तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी आपने ग्राफ बनाया था तो आप इस प्रश्न में भी आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का आप इसी तरह से जब हल करेंगे तो चौथे प्रश्न में जब आप तुलना करेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि ये जो समीकरण युग्म जो है वो कैसे होंगे, असंगत प्राप्त होंगे, जिनके आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको इसमें प्रश्नों को अनावश्यक बोर्ड पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो जैसे मैंने पहला भी कहा है कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें इस प्रश्न को भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको हर चीज़ को समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप बेहिचक कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।